चुप हो जाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल। और आज फिर हाजिर हूं एक और बड़ी खबर को लेकर। खबर बिल्कुल वैसी ही है जैसा आपने थंबनेल देखा है। बस आपसे एक छोटा सा यही निवेदन है कि खबर को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक देखें ताकि आपको समझ में आ सके कि खबर के अंदर आखिर है क्या। और इससे अलावा आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि आपको हमारी किसी खबर से कोई शिकायत है तो हमें अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अब बिना वक्त गवाए चलते हैं खबर की ओर। एक बहुत ही पुरानी कहानी है दोस्तों कि एक राक्षस की जान एक तोते में कैद थी। जब तोते की गर्दन मरोड़ी गई तो राक्षस का भी अंत हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो अब मैं बोलने वाला हूं उसमें मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तुलना जो है वो राक्षस से कर रहा हूं, नहीं। मगर यह भी हकीकत है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है ना, वो उसका अथाह पैसा, एजेंसीज, प्रचार तंत्र और गोदी मीडिया रहा है। और इसमें जो अथाह पैसा वाला पहलू है ना दोस्तों, इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर क्या है, इस तारीख पर गौर कीजिए। 31 अक्टूबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ सख्त हो गए हैं और इस तारीख को सीक्रेट चुनावी चंदे पर वो सुनवाई करने वाले हैं। अब आप कहेंगे इसका भाजपा से क्या लिंक है, तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, साल 2017 में 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 29C में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली की कोशिशों के चलते संशोधन हुआ था, बदलाव हुआ था। जिसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। जैसे ये बदलाव हुआ, कोई भी व्यक्ति किसी बैंक में जाकर अपना KYC नंबर बताकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकता था। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी चुनावी चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाता था। इसकी कीमत 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक होती थी। यानी कि सीक्रेट तरीके से, गुप्त तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता था और भाजपा को 95% चंदा गया था। यानी कि दाऊद इब्राहिम का गुर्गा भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता है और महात्मा गांधी का कोई भक्त भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता है। और किसी पॉलिटिकल पार्टी को यह बतलाने की जरूरत नहीं है कि चंदा कौन दे रहा है। आज खबर क्या आई है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 31 अक्टूबर को मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है, कहा गया है कि इस मुद्दे पर सफाई दें। आज हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर प्रशांत भूषण बहुत तल्ख हुए। उन्होंने कहा यह मामला साल 2022 से लटका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है। हम लगातार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं मगर यह मुद्दा अधर में लटका हुआ है, कुछ कीजिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा हम इस पर सुनवाई कर रहे हैं, मगर तभी केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे थे वो सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है ना वो एक मनी बिल है और मनी बिल को लेकर एक 7 जजों की खंडपीठ रॉजर मैथ्यूज मामले में जांच करने वाली है। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। तभी प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह मामला सिर्फ मनी बिल से जुड़ा हुआ नहीं है। इस मामले में गुप्त तरीके से कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता है और उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। जैसा मैंने बताया ना, दाऊद इब्राहिम के गुर्गे से लेकर महात्मा गांधी के भक्त सभी लोग 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक किसी को चंदा दे सकते हैं। मगर क्या इसका अर्थ यह हुआ कि अगर सरकार चाहे भी तो चंदा कौन दे रहा है यह पता नहीं लगाया जा सकता? यहीं पर पेच है दोस्तों। अगर सरकार चाहे तो किस विपक्षी पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है और कौन चंदा दे रहा है, यह सरकार पता लगा सकती है। यानी कि पारदर्शिता की पूरी तरह से कमी है दोस्तों मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि अब जबकि इस मामले की सुनवाई होने वाली है तो प्रशांत भूषण ने यह कहा कि यह मामला भ्रष्टाचार का है, यह सिर्फ मनी बिल नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ यानी कि जिंदगी के प्रति अधिकार और उसके तहत
हर इंसान को यह अधिकार है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त जीवन बिताए। क्योंकि यहां पर साफ तौर पर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई पैसा जो है वो सीक्रेट अंदाज में, गुप्त तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, इसीलिए यहां साफ तौर पर करप्शन का मामला है। इसीलिए राइट टू लाइफ सेक्शन 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ का उल्लंघन हो रहा है और साथ ही सेक्शन 19 का भी उल्लंघन हो रहा है। और प्रशांत भूषण की इसी दलील को सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई अब 31 अक्टूबर को करेंगे। इस मामले की सुनवाई होगी। दोस्तों, यह अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपको बताता हूं कि यह मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में न सिर्फ एजेंसीज हैं, प्रचार तंत्र है, गोदी मीडिया है, जिसके जरिए वो विपक्ष पर निशाना साधता है, मगर सबसे बड़ी ताकत धन्ना सेठों का साथ। सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 95% पैसा भाजपा की जेब में जाता है और विपक्ष को अगर कोई उद्योगपति पैसा देता है तो उसे परेशान किया जाता है, उस पर इनकम टैक्स की रेड मारी जाती है, ईडी की रेड मारी जाती है। हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा, जब 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बिल को लाने वाले थे, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी। न सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बल्कि चुनाव आयोग ने भी इस मुद्दे पर आपत्ति जाहिर की थी। आज से 3.5 साल पहले दोस्तों मैंने कार्यक्रम किया था न्यूज क्लिक के लिए, और सुनिए उस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या आपत्ति जाहिर की थी आपके पूरे स्क्रीन पर। आपत्ति नंबर 1, इससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा। आपत्ति नंबर 2, भारतीय करेंसी पर, भारतीय पैसे पर भरोसा टूटेगा। आपत्ति नंबर 3, केंद्रीय बैंकिंग कानून के बुनियादी सिद्धांतों पर ही खतरा आ जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बात कही थी जो उसे कहने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा था कि इससे चुनावी पारदर्शिता पर असर पड़ेगा, यानी कि जो हमारे चुनाव होते हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हो सकेंगे। सत्ता पक्ष के समर्थन में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। उन्होंने यह कहा कि अगर इसका इरादा यह है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने वाला व्यक्ति, संस्था या इकाई राजनीतिक दल में दान दे सके, तो वो तो आप डिमांड ड्राफ्ट, चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पेमेंट के जरिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस बिल की जरूरत नहीं है। ये तो सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत हो सकता है। और आरबीआई ने एक और अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर यह बिल वजूद में आ जाता है तो इंटरनेशनल नॉर्म्स, यानी कि जो स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, वो बिगड़ जाएगी। आरबीआई ने सख्त हिदायत दी थी, मगर सरकार ने तो मन बना लिया था। बात वहां नहीं रुकी दोस्तों। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने भी आपत्ति जाहिर की थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मोदी सरकार के कहने पर चलता है, चुनाव आयोग तो चलता ही है। हालांकि उस वक्त के चुनाव आयोग की रीढ़ थी, वो लोग सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत रखते थे, मगर उस वक्त भी चुनाव आयोग ने कहा था सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स गलत है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा और विपक्ष के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि सारा पैसा जो है वो सत्ता पक्ष की जेब में जाएगा। याद कीजिए क्या कहा था उस वक्त चुनाव आयोग ने, और मैंने आपको 3.5 साल पहले बताया था। सुनिए, यह बिल संसद में आया 1 फरवरी को और उसके ठीक 4 महीने बाद यानी मई 2017 में चुनाव आयोग ने लॉ मिनिस्ट्री को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने क्या लिखा मैं आपको बताता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को विदेशी सोर्सेस से संभावित अवैध चंदे को छिपाने में मदद मिलेगी। संदिग्ध चंदादाता फर्जी शेल कंपनियां स्थापित करके राजनेताओं के पास काला धन पहुंचा देंगे और पैसे का सही सोर्स कभी सामने नहीं आएगा। दरअसल चुनाव आयोग चाहता था कि इस बिल को वापस लिया जाए। न खाऊंगा न खाने दूंगा। और वो इसलिए कह रहा था वापस लिया जाए क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे जो चुनावी पारदर्शिता है वो खत्म हो। मगर मैं आपको बता दूं कि उस वक्त चुनाव आयोग में इस सरकार के खास ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे। मसलन सुनील अरोड़ा, मसलन सुशील चंद्रा उस वक्त नहीं थे। उस वक्त चुनाव आयोग की जो
का जो चेहरा था वो अलग था। शायद इसी वजह से चुनाव आयोग अपनी आपत्तियां दर्ज कर रहा था। मगर मोदी सरकार ने क्या किया? पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आरबीआई और चुनाव आयोग को लेकर बैठक बुलाई जाए, और यह बैठक हुई 19 जुलाई 2017 को। उस वक्त के वित्त सचिव एससी गर्ग ने बाद में अपनी फाइलों में कहा कि जो तमाम अधिकारी आए थे आरबीआई से या चुनाव आयोग से, उन्हें समझा दिया गया है, इस बात पर जोर दिया गया है कि यह योजना सबको समान अवसर देती है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को समान अवसर देती है और इससे सत्ता पक्ष को फायदा नहीं होगा। यानी कि चुनाव आयोग ने जो भी आपत्ति दर्ज की थी उसका लिखित जवाब नहीं दिया गया। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, क्योंकि सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो खास बात यह है कि आप गुप्त तरीके से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकते हैं, मगर विपक्ष के लिए यहां मुश्किल है दोस्तों। क्यों मुश्किल है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि विपक्ष को कोई भी धन्ना सेठ अगर पैसा देगा तो सरकार को पता चल सकता है। कैसे? आइए सुनते हैं। मगर अगर यह आप सोच रहे थे कि जो भी बिजनेस हाउसेस पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देते हैं वो छुपा रहेगा, तो आप गलत सोचते हैं। क्योंकि एक और रिपोर्ट सामने आई है, और रिपोर्ट क्या कहती है मैं आपको बताता हूं। वह रिपोर्ट यह कहती है कि सभी बॉन्ड पर एक गोपनीय नंबर दर्ज होता है जो आंखों से आमतौर पर नहीं दिखता। हर बार एक से दूसरे को हस्तांतरित होने के वक्त इस गोपनीय नंबर को ट्रैक किया जाता है। वित्त मंत्रालय ने एसबीआई को इस बाबत गोपनीय नंबर की व्यवस्था को बनाने का निर्देश दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड के रेगुलेशन के लिए बनी व्यवस्था के तहत एसबीआई बाध्य है कि अगर कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार संस्थाएं चाहें तो इसे साझा किया जाए। यानी कि अगर कोई बिजनेस हाउस समझता है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को दान दे रहा है तो उसे हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं, वो गलत सोचता है। अब आप सोचिए कि सरकार को तो पता चल जाएगा कि इस बिजनेस हाउस ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बीएसपी को दान दिया है, फिर वो उस बिजनेस हाउस को लगातार टारगेट करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स के जरिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए, सीबीआई के जरिए किस तरह से बिजनेस हाउसेस को, दूसरे दल के नेताओं को यह सरकार टारगेट करती रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी गुप्त चुनावी चंदा जो है वो हर सूरत में विपक्ष के लिए नुकसानदेह है, लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। मैं निजी तौर पर इसका विरोध करता हूं, क्योंकि जो भी सत्ता में होगा, आज तो चलिए भाजपा है, अगर कल को कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस भी इसका इस्तेमाल अपने लिए करेगी, इसका बेजा इस्तेमाल करेगी। डीवाई चंद्रचूड़ साहब, तो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स सरासर गलत है। 31 अक्टूबर को इसका विरोध किया जाना चाहिए। और अब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इस पर सख्त हो गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि 31 अक्टूबर को इस मुद्दे पर गंभीर सुनवाई होगी और सरकार से जवाबदेही तय की जाएगी। खबरों में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आपको हमारी किसी खबर से कोई शिकायत है तो हमें अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। तो जल्द मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, तो बने रहें मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।